ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना, इंटरनली एक्सटर्नली तक। हेलो बच्चों, यहाँ तक पढ़े थे ना? ओके ओके ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्यों रो रही थी? रो रही थी कि पता नहीं अपने आप मोबाइल नीचे फेंक दी जोर से और रोने लगी। डर गई। ठीक, चलिए बच्चों आगे देखते हैं, है ना। वो होमवर्क भेजा था बच्चों, किए क्या आप? आया तो सारा? हेलो, चलिए बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, लिखिए हेडिंग दीजिए बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। पूरा अच्छे से समझिएगा, है ना। ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। हाँ हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सारा इसके बाद है। एक मिनट फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ ना, अब कहीं आगे छोड़ दिया रहूँगा तो क्या। कोई फरियाद, हाँ इसके बाद आएगा। चलिए बच्चों, अब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या है, देखिए समझिए बात को। मान लीजिए आपके पास एक ये तो बेकार ग्राफ बन गया। चलो, ये सपोज आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस हो गया। अब कुछ इसका नेगेटिव वाला भी है, पर अभी उसको समझाने में काम नहीं है तो मैं ये नहीं बना रहा हूँ। एंड ये हो गया आपका जेड एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, सपोज ए, पॉइंट ए था, तो पोजिशन वेक्टर कौन सा हो गया बच्चों? ओ ए, इसका क्या हो गया? पोजिशन वेक्टर हो गया। पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर क्या बन गया? ओ ए वेक्टर, या लेट दिस बी स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, ये हम जानते थे, पॉइंट अगर रहता है तो उसको अगर हम ओरिजिन से कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो बन जाता है उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। ठीक है ना बच्चों। अब ये जो ए वेक्टर बना, ये सपोज एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, बीटा वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ सपोज कितना बना रहा है? गामा एंगल बना रहा है ना। एक्स एक्सिस एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, और जेड के साथ गामा बना रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू हमें कब मिलेगा? डायरेक्शन कोसाइन ही बोलता है वही, मतलब कि भाई जो भी एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, उसका कॉस वैल्यू लिख लो, है ना। हाँ भाई, कहता हाँ, मिनिमम कितने तक है? 5 भेज दें? हाँ पढ़ दो। एक मिनट बच्चों।
तो जो जो एंगल बना रहा है उसका कॉस वैल्यू ले जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा भाई, एक्स के साथ बना रहा है अल्फा तो कॉस अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा तो कॉस बीटा, और जेड के साथ बना रहा था गामा तो कॉस गामा। सो ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो लिए हम, ये आपको उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। एक चीज इससे पहले मेरे को पढ़ाना था प्रोजेक्शन, लेकिन वो मैं भूल गया पढ़ाना, है ना, तो इसमें बीच में पढ़ा दूंगा। ये लिख लिए बच्चों। अब इसको हम डिनोट करते हैं किस में, डिनोट करते हैं एल में, एम में और एन में। मतलब आपको समझ आना है कि एल किसका वैल्यू है भाई, कॉस अल्फा का वैल्यू है, एम किसका है, कॉस बीटा का है, और एन जो है वो क्या है, कॉस गामा का है, ठीक है। भाई साहब लिख रहे हैं तो ओके। इसका दो थ्योरम है बच्चों, है ना, लेकिन दो थ्योरम पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट। तो वो हम पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, प्रोजेक्शन पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको दो थ्योरम और एक बार प्रूव कर दूंगा, है ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा कि कैसा हो जा रहा है, तो इसलिए उसको थोड़ा बात के लिए रखते हैं, है ना। मैं इसका डिफाइन नहीं लिखा है, डिफाइन अगर आप चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इफ ए वेक्टर लेट ओपी वेक्टर या OA vector makes an angle of alpha beta gamma with the positive direction of x axis y axis and z axis respectively, then the cos value of that angle are known as डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, सिंपल था, इसमें कुछ नहीं। अब नेक्स्ट, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, सीबीएसई कभी डिफाइन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए बच्चों, डायरेक्शन रेशियो, ये आप डिफाइन लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में बच्चों लोग को प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो। सॉरी कौन याद किया रहे। ये बच्चों किसी को नहीं समझ में आया तो मन में कुछ बोले क्या इतना दूर से। लेट एल एम एन एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, आर वेक्टर लिख रहा हूँ, आर मतलब बताया था आपको रैंडम वेक्टर, यानी वेक्टर को अगर आपको एग्जांपल लेना है तो जनरली हम आर वेक्टर ही लिखते हैं, आर वेक्टर एंड, यहां से समझिए ए बी सी बी थ्री numbers such that L by A is equals to M by B equals to N by C। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक ये रिलेशन इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइंस जो था एल एम एन, इनका एक रिलेशन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इसको लिख रही है ना, ये आगे डायरेक्शन कोसाइन में काम आएगा, इतना लिख रही है। ये रिलेशन भी प्रूव है बच्चों, लेकिन वो दूसरी दो थ्योरम में एक थ्योरम ये है रिलेशन, है ना, तो ये थोड़ा पॉज में रखेंगे हम इसको, क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा प्रोजेक्शन, और डॉट प्रोडक्ट के बिना प्रोजेक्शन समझाना मुश्किल है। अब मैं आपको डायरेक्शन रेशियो, ये जो डिफाइन था ये ठीक है, डिफाइन सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअल क्या है डिफाइन, है ना, एक्चुअल डिफाइन क्या है बच्चों, कि क्या होता है कि जब हम कॉस वैल्यू लेते हैं अल्फा बीटा गामा का, तो उसका जो वैल्यूज जो आता है वो रेडियन वगैरह या फिर पाई में इन टर्म्स ऑफ ऐसा आ जाता है कि वो वैल्यूज जो होता है वो यूज करना और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, है ना। वो हर जगह हम इसको रेडियन वैल्यू या कॉस वैल्यू नहीं लिख सकते 0.13 आई कैप। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक डायरेक्शन रेशियो बनाया जाता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बस उसी डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना।
डायरेक्शन कोसाइन के साथ डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है ना, और यहाँ पे उसको अलग से डिनोट किया जाता है ए बी सी। ऐसा क्यों करना पड़ा बच्चों, ये बात समझ में आ गया कि नहीं भाई ए बी सी का काम क्या है, डायरेक्शन रेशियो को यूज हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का जो वैल्यू था वो आपको कॉस का एंगल का वैल्यू आपको कितना ही हार्ड रहता है। अभी आप खाली स्टैंडर्ड एंगल पढ़ते हैं तो बोल देते हैं ना √3 1/√3, लेकिन वैल्यू होता है 0.123 या फिर 0.56। तो समझ रहे हैं, एक वेक्टर को बोलेगा आर वेक्टर इक्वल टू 0.56 आई कैप प्लस 5.9826 कैप, जो भी जे कैप, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, डायरेक्शन रेशियो बनाया गया। डायरेक्शन रेशियो क्या करता है भाई, वो जो वैल्यू वगैरह जब जो होता है डायरेक्शन कोसाइन का, उनको एक प्रोपोर्शनल वैल्यू ले लेता है और कांस्टेंट मतलब होल नंबर में ले लेता है, ताकि जनरली होल है ना, या नेचुरल नंबर से ले लेता है, ताकि क्या बोलते हैं, वेक्टर्स को इजीली रिप्रेजेंट किया जाए। बात समझ में आया बच्चों, इतना जो मैंने लंबा भाषण दिया, और कोई होता तो स्टैंडिंग स्पीच ओवेशन मिल जाता मेरे को। आप लोग समझ में आ गया बच्चों, यस यस, है ना। अब समझते हैं बच्चों, है ना। मान लीजिए कि एक कोई सा एक वेक्टर है, ठीक है, कोई सा एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिया 2/3 -2/3 एंड 1/3 आर डायरेक्शन कोसाइंस, आर डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसा बोल दिया। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ना, डिफिकल्ट है। तो इसको क्या किया है, इसको बनाने के लिए प्रोपोर्शनल वैल्यू ले लेता है ए बी सी। कैसे बना लेता है इसको, सब में 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2 -2 1, समझ रहे बात, या फिर 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 -4 एंड 2। तो ये इसका डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है ना। डायरेक्शन रेशियो, क्या बोले भाई, नहीं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, जनरल इन जनरल ये एक एग्जांपल दिया, मतलब ये जो मैं आपको डिफाइन समझाया कि भाई ये डिफिकल्ट वैल्यूज को इजी करने के लिए बनाया जाता है, प्रोपोर्शनल वैल्यू लिखा जाता है। तो प्रोपोर्शनल वैल्यू ये है कि नहीं, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा था, है ना। ये जरूरी नहीं कि ऐसे आप अपने मन से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉपर तरीका है उसका, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, प्रॉपर एक तरीका है, उसी को अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी हम क्या समझे कि भाई डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या है भाई, प्रोपोर्शनल वैल्यू है ना। डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या है, डायरेक्शन रेशियो, है ना। प्रोपोर्शनल वैल्यू है मतलब इसको हम मान लेते हैं और एक वैल्यू ले जाते हैं, लेट इट बी लैम्डा। तो आपको क्या मिल गया, L/A इक्वल्स टू, हम समझ रहे बच्चों वैल्यू कैसे निकालना है, इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C। ऑफ कोर्स दे कैन बी इक्वल टू एनी लैम्डा वैल्यू, क्योंकि सब तो इक्वल है ना बच्चों, समझ रहे मेरी बात। L/A M/B इक्वल्स टू N/C, तीनों का वैल्यू इक्वल है। तो लेट ये तीनों का वैल्यू किसके साथ इक्वल है बच्चों, लैम्डा के साथ इक्वल है। बच्चों सुन रहे कि नहीं मेरी बात, अच्छा अच्छा। तो अगर इंडिविजुअल हम कंपेयर कर दें, है ना, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो जितना बोला उतना रट लीजिएगा, ये एक तो रटना जरूरी है ना, ये वैल्यू रटना जरूरी है, रटना मतलब याद रखना जरूरी है, और ये रिलेशन रखना बहुत जरूरी है ना। बाकी का बीच का नहीं समझ में कोई मतलब नहीं, इतना ज्यादा यूज नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। तो अगर हम इंडिविजुअल कंपेयर कर दे तो एल का वैल्यू ए लामड़ा मिल गया, एम का वैल्यू क्या मिल गया भाई साहब बी लामड़ा, और एन का वैल्यू क्या मिल गया सी लामड़ा। ना वी नो डेट, हमें सब पता है बच्चों, है ना। क्या पता है कि भाई L² प्लस M² प्लस N² का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका एक प्रूफ है बच्चों, है ना, थ्योरम में बोला था, थ्योरम 2 इसका प्रूफ है कि प्रूव दैट L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। हालांकि वो बोर्ड्स में नहीं आता, ठीक है ना, बोर्ड में प्रूफ वगैरह नहीं आता, पर हम कर लेंगे अपना सिक्योरिटी के लिए। अब L का वैल्यू अगर मैं a लामड़ा पुट कर दूं तो ये क्या मिल गया बच्चों, A² लामड़ा स्क्वायर। M का वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या मिल गया, B² लामड़ा स्क्वायर। N का वैल्यू पुट कर दिया तो देन C² लामड़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और टेकिंग लैम्डा स्क्वायर कॉमन, A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 1, है ना। ठीक कर रहा हूँ ना, ठीक लिख रहा हूँ बच्चों। तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया भाई, 1/A² प्लस B² प्लस C²। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो जैसे आप रूट निकालते हैं आपको दो वैल्यू मिलता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको पॉजिटिव लिखना है तो तीनों का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव लिखना है तो तीनों का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। आइदर आइदर आप पॉजिटिव ले सकते हैं, आइदर आप नेगेटिव ले सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि वो हमें आसान लगता है ना। प्लस में लिखना हमेशा एक इजी टास्क होता है एज कम्पेयर टू माइनस में लिखना। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, प्लस प्लस लिखना ऐसे जरूरी भी नहीं है ना, 1/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। ये आपको किसका वैल्यू मिल गया बच्चों, लैम्डा का वैल्यू मिल गया। बात समझ में,
बच्चों ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो देयरफॉर, अच्छा और एक चीज, हमेशा जब भी आपको एक वेक्टर लिखा हुआ दिखता है बच्चों, जब भी एक वेक्टर लिखा हुआ रहता है तो हमेशा समझिए, याद रखिए, वो वेक्टर आपको हमेशा डायरेक्शन रेशियो के साथ दिया रहता है। वेक्टर हमेशा डायरेक्शन रेशियो के साथ दिया रहता है। वेक्टर हमेशा डायरेक्शन रेशियो के साथ दिया रहता है, मतलब वेक्टर में हमेशा ए बी सी दिया रहता है। वेक्टर में हमेशा ए बी सी दिया रहता है, कभी भी कहीं भी एल एम एन नहीं देगा। हमेशा वेक्टर में क्या लिखा रहेगा बच्चों? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि 2 3 4 क्या है? मेरा डायरेक्शन रेशियो है, कोसाइन नहीं है, एंगल नहीं है, वो है ना, वो प्रोपोर्शनल वैल्यू है। तो सपोज यहाँ पे आपको आर वेक्टर दिया था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना, तो यहाँ से हम सॉल्व किए, है ना, यहाँ से सॉल्व कर लिए, एक हमें लैम्बडा का वैल्यू मिल गया। तो अब हमें बोला कि भाई इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ये वेक्टर दिया है और बोला आपको क्या कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो हमको समझ में आता है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन होता है एल एम एन और डायरेक्शन रेशियो होता है ए बी सी। तो ए बी सी का तो मुझे वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता? एल एम एन का वैल्यू नहीं पता। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं बच्चों, एल का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा मुझे पता था कि एल का वैल्यू क्या होता है भाई साहब, ए लैम्बडा, और लैम्बडा का वैल्यू अभी हम निकाले हैं जस्ट, क्या भाई, कि 1/√ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, हाँ या ना बच्चों, क्लियर? अब इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों, अगर आपका मन है कि नहीं सर मेरे को प्लस माइनस दोनों लिखना है, मैं क्यों ऐसे एक में रखूं, तो आप प्लस माइनस भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। बाद में आप उसको खाली प्लस में लिख दीजिएगा, है ना, मैं पहले से प्लस लिख रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा इसके लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि सर प्लस माइनस था तो माइनस कहाँ चला गया, अरे दोनों लिखो, वैल्यू एक ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा, मैं आपको बताया था कल प्रीवियस क्लास में, आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं बच्चों? किस, बस याद है, हम बताए थे हम जानते थे कि भाई आई जे के जो भी है उसका स्क्वायर लगा के रूट लगा दो। तो अगर मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पूछता तो आप क्या बोलते? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ या ना? तो यही तो है ना, यही है बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में। तो एल का क्या लिख सकते हैं? ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सिमिलरली एम का वैल्यू क्या है? एम का वैल्यू क्या था? बी इंटू लैम्बडा, मतलब बी इंटू लैम्बडा का वैल्यू क्या था? 1/√ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मतलब एम का वैल्यू क्या हो गया? बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सिमिलरली एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, है ना। तो अगर आपको एक वेक्टर दिया है ए कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और आपको बोला कि डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और एल का वैल्यू हो जाएगा आई का साथ जो कोफिशिएंट था, या ए जिसको बोलते हैं, ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, को डायरेक्शन कोसाइन में एम हो जाएगा कॉस बीटा, क्या हो जाएगा? बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेट वेक्टर, और एन हो जाएगा सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेट वेक्टर। इतना लिखिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन कैसे निकालना ये पूरा क्लियर हो जाए, है ना। इतना पहले लिख लीजिए बच्चों। बोलिए भाई, कॉस ही क्यों लिए? मैं नहीं समझा भाई, क्या बोले भाई? द क्वेश्चन नेशन वांट्स टू नो साइन क्यों नहीं लिए। यू सी, ये थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है ना, पता नहीं किस लिए नहीं लिए बच्चों, है ना, नहीं तो उसका नाम होता है डायरेक्शन साइन, इसलिए नहीं लिए बच्चों। यस, बस प्रोजेक्शन की वजह से भाई, माय मिस्टेक। प्रोजेक्शन होता है ना अपना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कॉस आता है, दैट्स व्हाई। ये लिख लिए बच्चों, आगे बढ़े, मतलब ये पूरा अच्छे से लिखिए, फिर आपको एक प्रैक्टिकल एक नंबर कर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
हे भगवान। हो गया बच्चों, आगे करें नंबर, मतलब लिख लेना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन दिया बच्चों, कहाँ दिया, एक मिनट, सपोज हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, है ना। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई मैं बोला था जब भी आपको वेक्टर देता है तो आपको क्या दिया रहता है बच्चों, कौन सा वैल्यू दिया रहता है, LMN की ABC। ओके ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया 3, ऐसे नहीं लिखना चाहिए पर एक पहला नंबर है तो लिख दे रहा हूँ, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू हो गया 12। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ताकि आसानी हो जाएगा हमारा, है ना। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया भाई साहब, √ ऑफ उनका जो ए बी सी उनका स्क्वायर्स, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बन गया कितना, 9 + 16 + 144, ये हो जाएगा 7 169, 169 हो रहा है ना, तो ये बन गया कितना, ओके 13 आ गया, है ना। नाउ एल क्या था भाई, ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मतलब क्या हो गया 3/13, है ना। और एल एम क्या था, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मतलब कितना हो गया -4/13, एंड सी था हमारा, सॉरी एन था, एन एन था सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मतलब हो गया 12/13, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों, ये लिख लेना, फिर बोलता हूँ, लिख लीजिए फिर बताता हूँ। हो गया बच्चों, हाँ हाँ कीजिए कीजिए कीजिए। एक्चुअली क्या है ना, इसमें टाइम पता नहीं चलता, है ना, नहीं तो उसमें क्या होता है ना, दिखता रहता है कि हाँ ये बच्चा लिख रहा है, ये बच्चा लिख रहा है। नहीं हो, मेरा सर्दी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, जानते हो ना, 100 150 साल से मेरा नाक जो बंद हो गया ना, ठीक नहीं हो रहा। नहीं बाप रे बाप, पूरा ठीक हो गया भाई, मैं तो ये ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था, डिस्कस कर रहा था बच्चों, वेक्टर 3D में क्या होता है ना, सबसे बड़ा इशू है कि क्वेश्चन जो है और सॉल्यूशन जो है दो टाइप का होता है, दो टाइप का इन द सेंस, क्वेश्चन अगर वेक्टर में दिया है, क्वेश्चन अगर वेक्टर में लिखा है, जैसे वेक्टर दिया है मतलब क्या है, वो जो पॉइंट था ए पॉइंट उसको वेक्टर बना देगा, है ना, ए वेक्टर इज 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का। क्वेश्चन अगर वेक्टर में दिया है तो आपको उसको क्या करना है, वेक्टर के हिसाब से अप्रोच करना है और उसको वेक्टर में सॉल्व करना है। एक तो हो गया वेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, और वही क्वेश्चन को क्या बनाएगा, कार्टेशियन में दे देगा, कार्टेशियन में क्या बोलेगा, सेम क्वेश्चन बोल देगा लेकिन उसमें पॉइंट दे देगा।
तो डिपेंड क्या करता है कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर आता है। अगर आपको वेक्टर सॉल्व करना ज्यादा अच्छा से आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को वेक्टर बनाइए, वेक्टर में सॉल्व कीजिए, आंसर फिर कार्टेशियन में कीजिए। अगर क्वेश्चन कार्टेशियन में है तो मेरा बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन में सपोज दिया है लेट वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन का क्वेश्चन क्योंकि पॉइंट दिया है। अगर आपको कार्टेशियन का फॉर्मूला याद है जो कि लेंदी होता है, हमेशा कार्टेशियन का फॉर्मूला लेंदी होता है, तो आप उसे अगर याद है तो कार्टेशियन में सॉल्व कीजिए, कोई इशू नहीं क्योंकि क्वेश्चन कार्टेशियन में था। अब मान लीजिए सपोज मैं अपना बात कर रहा हूं, मैं कार्टेशियन का क्वेश्चन भूल गया, तो क्या करूंगा मैं उस कार्टेशियन का क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा वेक्टर का एक क्वेश्चन। कैसे? मैं लिखूंगा द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज दिस एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज दिस। उसके बाद जो सोल्यूशन करना है मैं कर लूंगा, अपना आंसर कर लिया मैं, सोल्यूशन अपने वेक्टर में कर लिया, लास्ट में मैं फिर उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करूंगा, है ना। और इसका कन्वर्स भी वही है। कन्वर्स मतलब अगर क्वेश्चन वेक्टर में दिया और आपको आता है कार्टेशियन तो कार्टेशियन में सॉल्व कीजिए फिर कीजिए, है ना। जैसा करना कीजिए, लेकिन याद रखिए कि क्वेश्चन जिसमें पूछा है आपका आंसर उसमें होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कार्टेशियन दिया है तो आपका आंसर भी कार्टेशियन में रखिए, क्वेश्चन अगर वेक्टर में दिया है तो आंसर लास्ट का आंसर भी वेक्टर में रखिए। बीच का सोल्यूशन आपके ऊपर है कि आप किस में कर रहे हैं। तो हम दोनों दोनों का फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे, है ना, ताकि आइडिया होना चाहिए। लेकिन मैं आपको उसमें बोलता जाऊंगा कि इसका वेक्टर याद रखना, इसका कार्टेशियन याद रखना, क्योंकि जो चीज इजी है वो ला बताऊंगा। चलिए कुछ कुछ थ्योरम है बच्चों हमारा। तो थ्योरम 1 तो हम इसके ऊपर नंबर भी कर लिया हम अपना थ्योरम 1 के ऊपर। थ्योरम 1 क्या बोलता है कि इफ अगर आपके पास आर वेक्टर है, क्या ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर आपके पास एक वेक्टर है ना, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर। क्या है डायरेक्शन कोसाइन? ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एंड सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, है ना। ये हम इसका यूज भी कर लिए। अब थ्योरम 2 बच्चों, जैसे मैं बोल रहा था कि आपका क्वेश्चन जो है वो दो प्रकार से होता है ना, वेक्टर में और कार्टेशियन में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप वेक्टर समझे है ना तो कार्टेशियन का फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं। अब समझिए मेरे को थोड़ा बात है, प्रैक्टिकली समझिएगा तो समझ जाएंगे। पहले मैं लिखा देता हूँ। द डायरेक्शन कोसाइन रेशियो of the line joining the point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are proportional to x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1। ये थ्योरम को ना याद रखने का जरूरत है और ना इसको कुछ सोचने का जरूरत है। ये चीज हम पढ़ लिए थे कल, मैं आपको याद दिलवाता हूँ कैसे। हम सपोज दो पॉइंट लिए बच्चों, सॉरी रुक जा भाई, पॉइंट ए लिए सपोज, है ना, 2 3 4 और पॉइंट बी लिए सपोज 7 6 8। समझिए बात को। कल मैं आपको बताया था ना बच्चों कि ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। आप में से कोई आप आंसर भी दिए थे, हाँ क्या बोले थे? बस 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 पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। मैं आपको बोला था कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देना। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करोगे मतलब आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये जगह 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कुछ बोला था मैं, है ना। माइनस करने के बाद जो होगा वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? चलिए ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब भाई बताइए मुझे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या है? 5 3, हाँ 5 3 एंड 4। ओके, वही चीज को यहाँ पे बोल रहा थ्योरम में। ये चीज तो हम जानते थे भाई। ये पॉइंट को अगर मैं x1 y1 z1 मानता और ये पॉइंट को मैं x2 y2 z2 मानता
तो ए बी का पोजीशन वेक्टर को ए बी का वेक्टर कैसे निकालता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो वही नहीं लिखता x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो अब मैं पूछता कि अगर आपको बोलिए कि भाई डायरेक्शन रेशियो ए बी क्या है, तो आप वही बोलते हैं ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर कहां से आई ये वाला चीज? रटना नहीं है ना? समझ में आया ना बच्चों? तुम भी सूखोगे, मेरे को सर्दी हुआ, तुमको भी होगा। आओ दीदी बुला रहे हैं। चप्पल चप्पल खुल के आओ। हाँ दीदी बुला रहे हैं, बोले कहाँ है बाबू? पूरा दो इसको रख देते हैं, सेंटर है इसको रख दो। ठीक से बैठ, एक मिनट। हाँ बच्चे नहीं ठीक से बैठती, कुछ नहीं दिखता। हाँ ये बात क्लियर आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना, थ्योरम 3। एडजस्ट कैसे होती जा रही है इसको। हाँ ठीक है हुआ। हाँ ओके थ्योरम 3। हो गया। थ्योरम 3 देखिए क्या बोला है कि टू पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो, है ना। बोलता है क्या कि अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मान लीजिए, मतलब ये एक्चुअली ऐसे बोलता है कि सपोज ए एंड बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू पैरेलल वेक्टर्स then b vector equals to lambda a vector, मतलब सेम होता है। सपोज जैसे मैं आपको बोलूं कि 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, ये अगर a वेक्टर है तो इसका एक पैरेलल वेक्टर बोलिए तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? बोलिए तो इसका एक पैरेलल वेक्टर बोलिए, कुछ भी बोलो भाई। हाँ 4i कैप, हाँ 8k कैप, कोई सा भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो, वो एक पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। क्या बोले भाई? हाँ ठीक है ना, ऐसा नहीं, कुछ भी कोई सा भी स्केलर क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपको मिल गया तो वो पैरेलल है। ठीक है ना, हो गया? समझ में आया बच्चों? सर्दी हो गया है, बोल दो दीदी को, बोल दो सर्दी हो गया। सर्दी हो गया है तो ये लगा रही है। ये लिख लिया बच्चों? पूछो, लिख लिए? पूछो। हाँ बढ़िया, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बच्चों। एक मिनट। हाँ बाबू छोटी मम्मी मम्मी मम्मा। अच्छा थ्योरम 2 में, अच्छा थोड़ा बोलिए तो, अगर थ्योरम 2 में आपको पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका, तो क्या लिखते आप? थ्योरम 2 में डायरेक्शन कोसाइन नहीं वो तो ठीक है, वैल्यू कैसे निकालना है हमको? अगर ये खाली आपको पता है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और बोला डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो कैसे निकालते हैं? हाँ
नहीं, ये हो जाता है x2 माइनस x1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक बोल रहा हूँ, y2 माइनस y1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर एंड z2 माइनस z1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। यही हो जाता ना, ए बी सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो, हाँ ठीक है, डायरेक्शन रेशियो इसका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये मैं बताना भूल गया। नहीं चिल्लाओ, गुस्सा हो रहे भैया, बोले बाबू चिल्ला रही है, सॉरी बोल दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाँ और नहीं करूंगी। एक मिनट बच्चों, खाली नंबर थ्योरम 4 देख रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए नंबर 1 देखते हैं, है ना, इसका 4 और 5 थ्योरम इतना कुछ नहीं है खास समझाने के लिए, क्योंकि सारा में डॉट प्रोडक्ट डाल दिया है ना, प्रोजेक्शन डाला है, प्रोजेक्शन हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े नहीं, ठीक है, तो जब एक बार पढ़ लेंगे ना तो और एक बार रिकॉल करेंगे ना सारे थ्योरम। जाओगे, जाओ 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 जाओ, हो गया, जाओ बेटा, मुझे थोड़ा देर बैठना है, नहीं तो फिर रोने लगती है। क्वेश्चन है देखिए, है ना, ए वेक्टर OP suppose is inclined to OX मतलब x एक्सिस, हाँ, at 45 degree and OY at 60 degree. Find the angle at which OP vector is inclined to OZ. ट्राई कीजिए बच्चों। दो मुझको दो, इसका ढक्कन जा गिर गया, लो क्या पहन लिए हो? ये कौन पहना दिया? मम्मी पहना, झूठ बोलते हो, मम्मी क्यों पहनेगी? जाओ दे आओ, दे आओ, मम्मी को दे दो, पापा का है ना, छोटे पापा का है ना, पापा गुस्सा होंगे, रखा। हो गया बच्चों, 60, खाली 60, चलिए बढ़िया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे आप बताए कि भाई x एक्सिस के साथ 45 डिग्री है ना, तो L का वैल्यू आपको मिलेगा, L आपको पता है cos अल्फा होता है ना, तो L का वैल्यू क्या मिल गया, cos अल्फा, यहाँ पे अल्फा 45 डिग्री था, तो cos 45 डिग्री वैल्यू कितना मिल गया भाई, 1/√2, है ना। m का वैल्यू क्या होता है, cos बीटा, cos बीटा मतलब कितना हो गया, cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना है भाई साहब, 1/2, नहीं करो बेटा, छिछी है, 1/2, एंड n का वैल्यू पता नहीं था हमें, cos गामा था, लेकिन हमें पता था कि L² प्लस m² प्लस n² का वैल्यू कितना होता है 1, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस n² इक्वल्स टू 1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस n² इक्वल्स टू 1, या दिस इम्प्लाइज n² इक्वल्स टू 1 माइनस कितना हो गया भाई, हाफ प्लस
कितना हुआ 2 इंटू हाफ कितना 3/4 चलिए 3/4 एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 और एन इक्वल्स टू क्या आ गया +-1/√2 है ना +-1/√2 आ गया मतलब प्लस वैल्यू होता है 60 का एन इक्वल्स हाँ 1/4 1/2 सो कॉस गामा इक्वल्स टू आइदर 1/√2 और सॉरी यार क्या कर रहा हूँ 1/2 और कॉस गामा इक्वल्स टू -1/2 तो गामा का वैल्यू कितना हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब 60 और गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 मतलब 120 180 माइनस थीटा है ना हाँ दोनों वैल्यू जा सकता है लिख लिया बच्चों हाँ बच्चों लिखे आगे बढ़े ओके सब लिख लिया ना भाई कोई नहीं लिखा तो बोलो रुकता हूँ चलिए आपकी खामोशी बता रही है कि आप लिख लिए क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर makes अल्फा बीटा गामा वही विद एक्स वाई जेड एक्सिस है ना प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 प्रूव कीजिए बच्चों है ना वही रिलेशन यूज कीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यूज कीजिए आंसर आ जाएगा कर पाएंगे चल चल बढ़िया चांदनी भाई बढ़िया देखिए जिनका नहीं हुआ बच्चों देख लीजिए एक बार ऑलमोस्ट सबका हो गया होगा पर फिर भी ठीक है वेरी गुड
we know that L square plus m square plus n square equals to 1. L होता है cos अल्फा, तो आपको मिल गया क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. cos का अगर हम चेंज कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, सॉरी हाँ 1, ठीक. 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 - 1 सबको उधर ट्रांसफर कर दिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, या आपको मिल गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2. ठीक है. बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एंगल्स at which the vector 2i cap minus j cap plus 2k cap are inclined to हो गया to each of the coordinate axis. एंगल मतलब क्या बचा, एंगल मतलब क्या बच्चों, वही अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा के लिए आपको चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मतलब एल एम एन का वैल्यू चाहिए, है ना. एल एम एन निकालिए, कॉस को उधर लेके इन्वर्स में लिख दीजिएगा. अगर वैल्यू आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिएगा. देखिए ये सबका होना चाहिए मेरे हिसाब से. सबका होने के बाद मुझको भेजिए बच्चों एक बार. बीटा 0 नहीं हो, बीटा का वैल्यू -1/3 दिख रहा है. एक बार देख लो कहीं कहीं कैलकुलेशन गलती हो. बेटा नहीं करो ऐसे, मार दूंगी थप्पड़ से, अच्छा लगेगा. ठंडा है बाहर में, अच्छी बात. बढ़िया, गुड. मनोज भाई ये नहीं, एंगल पूछा है, एंगल. डायरेक्शन कोसाइन कहीं नहीं पूछा. ठीक की वजह लास्ट स्टेप खाली चेंज करो. ठीक है आकाश भाई, करेक्ट है. देखिए डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन हमें चाहिए. क्या बोले, हाँ वो सा लिखना है. ठीक. बीटा जो है -1/3 आवा, देखो तो एक बार. बढ़िया बढ़िया. तो इसको आर वेक्टर मान लेते हैं. आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, है ना. मैं डायरेक्ट पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ. क्या हो गया, √4 + 1 + 4 कितना हो 9 3. ठीक है ना. तो हम जानते हैं एल का वैल्यू होता है a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना. एम का वैल्यू हो जाएगा -1/3 और एन का वैल्यू हो जाएगा 2/3. एल होता है कॉस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2/3. बीटा का वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स -1/3 एंड गामा का वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स
2/3 इतना में आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो cos इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, है ना। तो पाई माइनस 1/3 भी आप लिख सकते हैं, जो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, छोड़िए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो था डायरेक्शन कोसाइन रेशियो, आधा अधूरा पढ़े बच्चों, मैं पहले से बोल रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी। जितना मिनिमम हमें जरूरत था जानने का उतना हम जान गए। हमें इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट कि डायरेक्शन रेशियो किसको कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन किसको कहा जाता है, दोनों का रिलेशन क्या है, थोड़ा बहुत जो है वो जान गए। डिटेल में जानने के लिए हमें प्रोजेक्शन और डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है, जो कि हम अभी तक पढ़े नहीं थे, प्रोजेक्शन और डॉट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर वापस से यहाँ पे आऊंगा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, वहाँ पे जो पॉइंट्स में छोड़ा हूँ, कुछ कुछ चीज छूटा है उसको फिर से कवर अप करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे। समझ रहे बच्चों, यहाँ तक क्लियर ना? चलिए चलिए, ओके ओके, बाकी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास। बोलिए भाई। अभी 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 दोनों अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है।